मुझे तो लगा था कि मेरी भाभी साइमा शादी के बाद संभल जाएगी और अपनी बुरी आदतों से तौबा कर लेगी। मैंने उसकी आखिरत बचाने के लिए उसके साथ इतनी बड़ी नेकी की कि उसकी शादी अपने इकलौते भाई से करवा दी थी। और भाई भी वो जो निहायत शरीफ था, नमाज रोजे का पाबंद था। माँ बाप के मरने के बाद मेरा भाई मेरी हर बात मानता था। उसने आज तक किसी की दिल आजारी नहीं की थी। मगर मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। मैंने एक बद किरदार लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी थी। उस वक्त तो साइमा ने भी मेरे साथ वादा किया था कि वो शादी के बाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे भाई की हो जाएगी। मैं भी कितनी पागल थी जो उसकी बात पर यकीन कर लिया था। चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से तो नहीं जाता। और ये सब मुझ पर तब आश्कार हुआ था जब मैं अस्पताल में अपने भाई को उसके बेटे की मुबारकबाद देने गई थी। अस्पताल में मुझसे पहले ही काफी रिश्तेदार पहुंच चुके थे। मैं भी भाई को मुबारकबाद देकर अपनी भाभी के पास गई थी, मगर वो रो रही थी। मुझे लगा कि शायद खुशी के आंसू हैं। मैंने भाभी को मुबारकबाद दी और जल्दी से भतीजे की जानिब देखने लगी, मगर ये देखकर तो मेरी जान निकल गई। वो तो मेरे भाई का बच्चा था ही नहीं। मैं एकदम से साइमा की तरफ मुड़ी और बोली, ये क्या किया तुमने? उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरा घर उजड़ने से बचा लो। मेरे राज को राज ही रहने दो। मुझे मेरे शोहर के सामने बेआबरू मत करना। अगर तुमने सच बता दिया तो मेरी बहुत रुसवाई होगी। साइमा मेरे सामने हाथ जोड़े रोए जा रही थी। मैं गुस्से से फुंकार कर बोली, साइमा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी से पहले वाले तमाम गुनाहों की पर्दापोशी करूंगी, लेकिन शादी के बाद कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। साइमा से सकने लगी थी। वो बोली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया फायजा, तुम मुझे मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा मत देना। मुझे साइमा की बातें मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैं बोली, ये बच्चा गुनाह नहीं है तो क्या फिर सवाब है? वो ढिठाई से बोली, हाँ सवाब है, क्योंकि मोहब्बत सवाब है। मैं उसे बस देखती रह गई थी और कमरे से निकल आई थी। बाहर निकली तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने मिठाई के टोकरे मंगवाए हैं। वो पूरे अस्पताल में मिठाई बांटना चाहता है। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने सोचा कि अगर भाई को सच बता दिया तो उनकी सारी खुशी खराब हो जाएगी, मगर फिर सोचा कि मैं अब भाई को मजीद धोखे में नहीं रख सकती। इसलिए बोली, भाई ये सब छोड़ें, मेरे साथ चलें, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। भाई भी घबरा गए और मुझे अस्पताल में ही बने एक कैफे में ले गए। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि साइमा से पहले तो मैंने खुद अपने भाई को धोखा दिया था। अगर वो मुझसे पूछ लेते कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तो मैं उनको क्या जवाब देती। इसी शशोपंज में मैं मुब्तला थी जब भाई बोले, फाइजा जल्दी कहो जो कहना है, उधर अस्पताल में मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं बोली, भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो हैरान हुए और बोले, क्यों, क्या हुआ है? सीधी तरह बताओ, पहेलियां मत बुझवाओ। मैं बोली, भाई मैं शुरू से ही जानती थी कि फाइजा का किरदार अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने उसकी शादी आपसे करवा दी कि शायद वो सुधर जाए। मगर भाई वो अपने करतूतों से बाज नहीं आई। इस बात का पता मुझे आपके बच्चे की तरफ देखकर चला है। वो बच्चा आपका नहीं है, वो बच्चा साइमा का गुनाह है। मेरे भाई की आंखों में खून उतर आया था। वो बोले, फाइजा तुम अपने होशो हवास में तो हो ना, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं रोने लगी और बोली, भाई जो कुछ भी कहा है सच कहा है। मैं ये आपसे छुपा ना सकी, क्योंकि मैं आपको मजीद धोखे में नहीं रख सकती थी। भाई की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने भाई को यूं रोते हुए देखा था। वो तो अम्मी की मौत पर भी मुझसे छुप छुप कर रोते रहे थे और आज यूं मेरे सामने रोने लगे थे। फिर वो एक झटके से उठे और अस्पताल में दाखिल हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे ही भागी थी। भाई कमरे में दाखिल हो गए तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। साइमा भाई को देखकर खिल उठी थी। वो बोली, आप कहाँ रह गए थे? मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। भाई उसे बस घूरते ही रहे थे। इतनी देर में साइमा का बच्चा रोने लगा था। वो बोली, आफ्ताब हमारा बेटा रो रहा है, मुझे ये बच्चा थमा दें। भाई गुस्से से बोले, नहीं साइमा,
मैं तुम्हारे इस गुनाह को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम कैसी औरत निकली। मैंने तुम्हें प्यार, मोहब्बत, इज्जत दी, लेकिन तुमने किसी चीज का मान नहीं रखा और बड़ी ढिठाई से कह रही हो कि ये हमारा बच्चा। मैं तो कहता हूँ साइमा, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। साइमा जल्दी से बोली, आफताब, मैं आपके बगैर भला कहाँ जाऊंगी। मैं बेसहारा लड़की हूँ, आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं। भाई गुस्से से बोले, अपनी मनहूस जुबान से मुझे अपना मत कहो, और हाँ, तुम बेसहारा नहीं हो। तुम अपने आशना के पास चली जाना, जिसका ये गुनाह तुमने मेरे नाम थोप दिया है। साइमा ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। वो बोली, आफताब, आप अपनी बहन की बातों में आकर मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। आप जानते हैं ना कि आपकी बहन भी इंसान है, गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं। आप खुद सोचें, अगर आपकी बहन को भी कोई गलत फहमी हो गई हो तो आप गुस्से में गलत कदम तो उठा लेंगे, मगर आपका ये इल्जाम सिर्फ बहतान ही निकला तो आप क्या करेंगे? तब आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि मुझे आसरा का आसरा तो सिर्फ अल्लाह ही है। आपको मेरे साथ की गई ज्यादती का जवाब अल्लाह को देना होगा। भाई बोले, बकवास बंद करो अपनी, ये ड्रामे किसी और को दिखाना। अल्लाह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, मेरा भी है। वो ही अल्लाह है और मैं उसी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें तलाक देता हूँ। अब तुम मेरी बीवी नहीं रही। ये बात सुनकर मैं एकदम दहल गई थी, जबकि साइमा चुपचाप बैठी रही थी। भाई जोर से दरवाजा मारकर चले गए तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। भाई ने अस्पताल के ड्यूज भी क्लियर नहीं किए थे। वो बोले, जिसका बच्चा है वो जाने और साइमा जाने। बात तो उसने ठीक ही की थी। खैर, हम घर आ गए थे। भाई बेहद उदास और परेशान थे। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं सारे काम वगैरह करके जब फारिग हुई तो अपने शोहर वकार से फोन करके बात करने लगी थी। वो मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर एक भी लम्हे के लिए चैन नहीं मिलता। मैं हंसती थी। मैं बोली, मैं भी आपको हर वक्त याद करती हूँ। आपके बगैर जिंदगी फीकी सी लगती है, लेकिन यहाँ एक मसला हो गया है। मैंने अपने शोहर वकार को सारी बात बता दी थी। वो भी ये सब सुनकर काफी परेशान हो गए थे। वो बोले, चलो तुम आराम से अपने भाई के घर रहो, मैं तुम्हारे बगैर जैसे तैसे करके दिन काट ही लूंगा। दरअसल मेरी और वकार की शादी 7 माह कबल ही हुई थी। हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसीलिए कमी बहुत महसूस होती थी। भाई सारा सारा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। वो कहीं आते जाते भी नहीं थे। मुझे उनकी बेहद फिक्र रहने लगी थी कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ही ना पहुंचा लें। मैं भाई से बात करने की कोशिश करती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और फिर वो उठकर मेरे पास से चले जाते। मैं हर वक्त खुद को कोसती रहती थी कि मैंने अपने सके भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था। उनकी शादी एक बदकिरदार लड़की से क्यों करवाई थी। मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहता था कि कहीं वो खुद को नुकसान ही ना पहुंचा लें। वो जब भी अपना कमरा बंद करके बैठे होते तो मैं बार बार जाकर उनके दरवाजे से कान लगाती। मैं अपने भाई की फिक्र में घुल घुल कर दीवानी हो चुकी थी। मेरी ये हालत थी कि मैं वकार को भी 2-2 दिन फोन ना करती। उनका सुबह मैसेज आता तो शाम में जवाब देती। अब मैं इस फैसले पर पहुंची थी कि मैं अपने भाई का दोबारा घर बसाऊंगी और इस बार एक गरीब लड़की लेकर आऊंगी ताकि मेरे भाई को धोखा ना दे सके। अब मैं भाई से चोरी छुपे ही उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगी थी। मैं जानती थी अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो वो मुझे मना कर देते, क्योंकि उनका जख्म अभी ताज़ा ही था। अभी उन्होंने बहुत बड़ा धोखा सहा था। मैं अपने भाई के लिए कोई गरीब लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो मेरे भाई को खुश रख सके। मैंने आसपास कई रिश्ते वाली औरतों से भी कहा हुआ था कि हमें रिश्ते की जरूरत है। आजकल तो रिश्तों की इतनी कमी है कि लड़कियां अपने वालिदैन के घर बैठी बैठी ही बूढ़ी हो जाती हैं। इन हालात में अगर एक अच्छा रिश्ता मिला तो इनकार कौन करता है। मुझे 2 हफ्तों में ही रिश्ते कराने वाली औरत ने एक लड़की का रिश्ता दिखा दिया था। वो लड़की कम उम्र थी और बेहद खूबसूरत भी थी। मैं तो उसको देखती ही देखती रह गई थी। मैंने फौरन ही हाँ कह दी थी। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे ये लड़की कबूल है, आप जब चाहें हमारे घर आकर हमसे मिल लें। मैंने लड़की वालों से ये बात छुपा ली थी कि मेरा भाई पहले से शादीशुदा था
और अब उसकी तलाक हो चुकी है। मैं उस लड़की की तस्वीर लेकर अपने घर चली गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी क्योंकि मैं अपने भाई के लिए एक लड़की ढूंढ चुकी थी। भाई सुबह से अपने कमरे में बंद थे। जब वो बाहर निकले तो मैं बोली, भाई मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। भाई की आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी। वो बोले, फाइजा, तुमने एक माह पहले भी मेरे साथ एक बात की थी। उस बात का डंग अभी तक मेरे दिल में चुभा हुआ है। अब बताओ तुम आज क्या कहने वाली हो। मैं बोली, भाई जो पिछले महीने आपके दिल में डंग लगा था उसी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। भाई मेरी तरफ देखते ही रह गए थे। वो बोले, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं बोली, ठीक है भाई, मैं आपके जख्मों की मरहम का इंतजाम कर रही थी। मुझे मालूम है कि आप अभी अभी बहुत बड़े सदमे से दो चार हुए हैं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने ये गलती क्यों की। मैं अब उस गलती को सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ हफ्तों से आपके लिए लड़की ढूंढ रही थी और आखिरकार मैंने आपके लिए एक अच्छी और नेक लड़की ढूंढ ली है। आप उस लड़की की तस्वीर को देख लें। भाई ने तस्वीर की तरफ नजर भी नहीं की थी। वो बोले, नहीं फाइजा, नहीं, मैं अब दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकता और तुम्हारी पसंद की हुई लड़की पर तो मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। न जाने इस दफा मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढ लाई होगी। मैं बोली, भाई मैं अपने गुनाहों का मदावा करना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। इस बात का पछतावा मुझे चैन नहीं लेने देता, इसीलिए मैं आपका घर बसाना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत ही शरीफ और मासूम लड़की आपके लिए पसंद की है। आप खुद सोचें, जब साइमा को पता चलेगा कि आपने दूसरी शादी कर ली है और वो भी उससे ज्यादा हसीन और कम उम्र लड़की के साथ, तो उसका दिल जलकर राख हो जाएगा। बेशक अब वो अपने आशिक के साथ रह रही होगी, तब भी उसे आपकी खुशी अंदर से खाती रहेगी। आप खुद को रोक लगाकर बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको खुशियां मिलना शुरू होंगी तो उसका भी दिल धड़कना बंद हो जाएगा। भाई मेरी आंखों में देखकर बोले, फाइजा, तुम सच्ची कह रही हो कि मेरी शादी से साइमा को तकलीफ होगी। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया था। भाई एकदम मुस्कुरा उठे थे। वो बोले, फाइजा, मैं एक बार फिर तुम पर एतबार कर रहा हूँ। मैं लड़की की तस्वीर देखे बगैर ही उसके साथ शादी के लिए रजामंद हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे निकाह का बंदोबस्त करो। मैं बेहद खुश हो गई थी। मैंने लड़की के वालिदैन को फोन करके कहा कि हमें ये शादी जल्दी में करना पड़ रही है और जहेज के नाम पर हमें माचिस की डिब्बिया तक नहीं चाहिए। वो गरीब और नादार लोग थे। उन्होंने जब इतनी बड़ी ऑफर सुनी तो बोले, आपकी अमानत है, जब मर्जी आकर ले जाएं। मैंने 3 दिन के अंदर अंदर सारे इंतजामात कर लिए थे। मैं कम उम्र गुड़िया जैसी नाइला को भाभी बनाकर ले आई थी। मैंने भाई से कह दिया था कि वो शादी की पहली रात ही अपनी पुरानी शादी का जिक्र लेकर ना बैठ जाएं। लड़कियां इस किस्म की बातें पसंद नहीं करती। भाई ने सर हिला दिया और अपने कमरे में चले गए थे। मैं बेइंतहा खुश थी। बड़े दिनों से मैं सुकून की नींद नहीं सो सकी थी, इसलिए आज की रात बहुत मीठी नींद आई थी मुझे। सुबह नाइला अपने कमरे से निकली तो बहुत उदास सी लग रही थी। मैंने गौर किया तो उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं बोली, क्या बात है नाइला, लगता है तुम सारी रात रोती रही हो, क्या बात हुई है। नाइला बोली, बाजी, आफ्ताब मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा कितने लड़कों के साथ मुआशका चल रहा है और मैं कितने लड़कों के साथ तन्हाई में मिली हूँ। वो बात बात पर मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे ताने दे रहे थे। बाजी, आप तो जानती हैं ना कि हम गरीब जरूर हैं मगर इज्जतदार लोग हैं। आफ्ताब की इन बातों ने मुझे अंदर ही अंदर से खत्म कर डाला है। मैंने नाइला का हाथ पकड़ा और बोली, तुम फिक्र ना करो, भाई ठीक हो जाएंगे। तुम तो जानती हो ना, पाकिस्तानी मर्द होते ही ऐसे हैं। तुम सब्र से काम लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खामोश हो गई तो मैं अपने कमरे में चली गई थी। मेरा फोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो अनजान नंबर था। पहले तो मैं कॉल बंद करने ही लगी थी मगर फिर फोन उठा लिया था। मुझे किसी के सिसकने की आवाज आई थी। मैं बोली, कौन हो तुम। वो बोली, मैं साइमा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फाइजा, तुम मुझसे आकर मिलो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा बेटा किसका गुनाह है। मैं जानना नहीं चाहती थी मगर वो इस कदर रो रही थी। पता पूछकर मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी। उसने घर में बुलाया था मुझे।
मैं जैसे ही उस घर में गई तो उसने कुछ भी कहे बिना मेरे हाथ में एक फोटो एल्बम पकड़ा दिया था। उसमें मौजूद तस्वीरें देखकर तो मैं गिश खाती खाती बची थी, क्योंकि उसमें तो मैं और साइमा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसने मुझे अपने खानदान के मुतालिक बताया था कि वो अपनी एक बूढ़ी नानी के साथ रहती है। उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। नानी बूढ़ी थी, इसलिए उस पर खास तवज्जो ना दे सकी थी। इसी बाइस साइमा कुछ बिगड़ी हुई सी थी, लेकिन जो भी था मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। तब उसने मुझे बताया कि वो और उसका पड़ोसी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उसकी नानी के बहाने अक्सर उसके घर जाया करता था, मगर वो दोनों हमेशा तहजीब के दायरे में रहते थे, कभी भी इस तन्हाई का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते थे। जो दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी मोहब्बत मजीद गहरी होती जा रही थी। अब तो ये हालात हो चुके थे, उन दोनों को एक दूसरे के बगैर सांस तक नहीं आती थी। साइमा एक दिन कॉलेज आई तो बहुत डरी सहमी हुई थी। वो बात बात पर रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली, फाइजा, मेरा पड़ोसी एहसन चाहता है कि हम अपने रिश्ते का आगाज कर दें। नानी तो वैसे भी बूढ़ी हैं, उनको इस सब के बारे में इल्म नहीं होगा, लेकिन मैंने एहसन से कहा कि मैं निकाह के बगैर के रिश्ते पर भरोसा नहीं रखती, तो एहसन ने मुझसे लड़ाई कर ली है। वो कहता है अगर मुझे उस पर यकीन ही नहीं है तो फिर मुझे इस मोहब्बत के ताल्लुक को भी नहीं रखना। अब तुम ही बताओ फायजा, मैं क्या करूं? मैं बोली, साइमा, मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने अपनी इज्जत को अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं किया। तो मेरी एक बात याद रखना, निकाह के बगैर का ताल्लुक हमेशा इंसान को जलीलो रुसवा करवाता है। तुम सीधी तरह एहसन से कह दो कि मेरी बारात ले आओ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। साइमा बोली, मैं ऐसा ही करूंगी। मगर अगले दिन साइमा ने मुझे बताया कि एहसन कहता है कि मेरी भी अब तक से ये जिद है कि मैं निकाह से पहले तुम्हें हासिल करूंगा और फिर उसी दिन तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मैंने साइमा से कह दिया था कि वो एहसन से कह दे कि मैं इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद की खातिर अल्लाह की नाफरमानी करने लगूं। साइमा ने जब एहसन को ये जवाब दिया तो उसने साइमा को छोड़ दिया था। साइमा हर वक्त रोती रहती थी। फिर एक दिन उसने बताया कि मेरी नानी का इंतकाल हो गया है। मैंने और भाई ने उसके साथ पूरा ताउन किया था। अब वो तन्हा रह गई थी तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। तो वो बोली, फाइजा, तुम आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकती हो? मैं बोली, तुम्हारी शादी से पहले वाली सभी बातों को हम भूल जाते हैं। उनका जिक्र ना ही कभी तुम भाई से करना और ना ही मैं करूंगी। वो रजामंद हो गई तो उसकी शादी मेरे भाई से हो गई। वो दोनों एक साथ बेइंतहा खुश थे। शादी के 2 साल बाद उनके घर औलाद हुई थी और उस बेटे की शक्ल बिल्कुल एहसन से मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एहसन की कॉपी हो। इसलिए मुझे उस पर शक हुआ था कि उसने मेरे भाई के साथ खयानत की है। मगर आज उसने मुझे जो फोटो एल्बम दी थी उसमें एहसन की मैयत की तस्वीरें लगी हुई थीं। मैं ये देखकर थर थर कांप रही थी। साइमा बोली, एहसन मेरी शादी के 2 माह बाद ही जैसे एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वो तो मर चुका था। फाइजा, अब तुम ही बताओ कि एहसन का बच्चा कैसे हुआ? मैं नहीं जानती कि इसकी शक्ल उस जैसी क्यों है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने तो तब अपने किरदार की हिफाजत की थी जब मुझे पूरी दुनिया में एहसन के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। तो फिर अब जब मुझे आफताब से बेपनाह उल्फत हो चुकी थी तो मैं कैसे उनके साथ खयानत कर सकती थी? इतना कहकर साइमा मेरी नजरों से ओझल हो गई थी, जबकि मैं अपना सर पकड़कर बैठी रह गई थी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं बेहद परेशान थी और इस परेशानी में मुझे मेरी मोहब्बत वकार ही याद आए थे। मैंने अपनी गाड़ी का रुख अपने ससुराल की जानिब मोड़ लिया था। मैं घर में किसी से भी मिले बिना सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मैंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरे शोहर के साथ तो मेरी ही दूसरी भाभी नाइला की छोटी बहन बैठी थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, ये सब क्या है? वकार बोले, फाइजा, तुम्हें 3 माह बाद घर याद आ ही गया है तो सुनो, ये मेरी दूसरी बीवी है। तुमने अपनी भाभी साइमा को तलाक दिलवा कर अपने भाई की शादी इसकी बड़ी बहन से कर दी। तो मुझे लगा कि इन बहनों में कुछ तो खास है, इसलिए मैंने तुम्हारी दूसरी भाभी की छोटी बहन से शादी कर ली और अब तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। वकार ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं बेहोश होते होते बची थी।
मैं जानती थी कि वकार हरगिज भी ऐसा नहीं था। ये तो मेरे अपने करतूत थे जो मेरे सामने आए थे। मैं मक्का फाते अमल की चक्की में पिस रही थी। मैं अपने भाई के घर वापस चली गई हूँ। यहाँ मेरी औकात एक बेकार बर्तन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भाई को साइमा की बेगुनाही के मुतालिक सब कुछ बता दिया है। अब वो मुझसे बेपनाह नफरत करते हैं। नाइला पूरे घर पर काबिज हो चुकी है और वो मुझे अपने घर में देखना नहीं चाहती। वो तो ये भी भूल गई है कि मैं उसे ब्याह कर ले आई थी। काश मैंने साइमा के साथ ये सब ना किया होता। काश मैं अपने भतीजे को उसके बाप से जुदा ना करती। काश मैं ये सब ना करती तो मेरे साथ ऐसा कभी भी ना होता।